हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर। सो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय द इंडियंस। अब देखिए, बैंक जो थे उनका जो कंसेप्ट था, जो बैंकिंग कंसेप्ट था, वो ब्रिटिशर्स भारत में लेकर आए। अब बैंकिंग कंसेप्ट क्या होता है पहले तो आप ये समझो, और बैंकिंग से पहले भारत में क्या हुआ करता था। देखिए, जो बैंकिंग कंसेप्ट है, ठीक है, वो था कि हमारे पास बैंक एक इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन द फंड सरप्लस पीपल। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक्सेस में पैसा होगा, वो बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करेंगे, फंड सरप्लस वाले लोग, और बैंक इसी पैसे को आगे लोन में चैनलाइज करेगा टू द फंड डेफिसिट पीपल। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में बैंक, जो फंड सरप्लस लोग हैं और जो फंड डेफिसिट लोग हैं, उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। यहां पर वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा, जो वेरी करेगा बैंक टू बैंक, और यहां पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से कुछ चार्ज करेगा जो भी वेरी करेगा बैंक टू बैंक। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। तो यहां पर आप टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना और साथ ही लोगों को लोन प्रोवाइड करना, और इस तरह से बैंकिंग सिस्टम जो है वो काम करता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले भारत में हुआ करते थे साहूकार, मनी लेंडर्स, जो अपना ही पैसा लोन में देते थे, लेकिन वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हुआ करते थे। तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफी हद तक जो है स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को, और इसको भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसको ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ज्यादातर जो बैंक थे उस समय वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, पहला ऐसा बैंक जो पूर्णतः भारतीयों के कंट्रोल में था, जिसमें पूरी की पूरी मैनेजमेंट भारतीय थी। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो बहुत एमिनेंट फिगर्स, दयाल सिंह मंजीठिया एंड लाला लाजपत राय। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, हमारे पास एग्जाम पॉइंट से नाम इंपॉर्टेंट, दयाल सिंह मंजीठिया एंड लाला लाजपत राय जी। इन दोनों ने हमारे पास जो है नींव रखी पंजाब नेशनल बैंक की, जो देश का सबसे पुराना भारतीयों द्वारा मैनेज किया जाने वाला बैंक है। जी हाँ, कंडीशन याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा मैनेज किया गया सबसे पुराना बैंक। ठीक है, जिनमें प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इंडियन थी। और अभी अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक के बाद बहुत बड़े लेवल पर ये भारत में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी है इस समय। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट इंडियन बैंक जिसमें इंडियंस हुआ करते थे, अवध कमर्शियल बैंक था, फैजाबाद में बना था, लेकिन ये 1958 में जाकर बैंक फेल हो गया। जो पहला बैंक जो प्योर इंडियंस द्वारा मैनेज किया जा रहा था वो पंजाब नेशनल बैंक था। 1895 में लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ था, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं किसने एस्टेब्लिश किया था, याद रखेंगे दोनों नाम, दयाल सिंह मंजीठिया एंड लाला लाजपत राय। हाँ जी, क्लियर क्लियर, दयाल सिंह मंजीठिया एंड लाला लाजपत राय। आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से बैंक जो है अभी रिसेंटली पीएनबी में मर्ज किए गए हैं। एक तो हमारे पास न्यू इंडिया बैंक हुआ करता था, जिसको बहुत पहले हमारे पास 1993 में शायद मर्ज किया गया था, लेकिन हाल ही के दिनों में, हाल ही कुछ साल पहले ही पीएनबी में कौन से बैंकों का मर्जर हुआ है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास, which among the following program provides impetus for the mobile phone manufacturing in India। ये सवाल जो है देखिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि अभी भारत जो है वो ग्लोबल लेवल पर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है, और आईफोन 14 जो है वो इंडिया में ही असेंबल हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर। साथ ही सैमसंग का एक बहुत बड़ा प्लांट नोएडा में है जो बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसको लेकर ये सवाल पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, सेकंड फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। तो करेक्ट कोड आपने जानना है, यहां पर बताना है। तो करेक्ट कोड, दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं जिन्होंने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत में पुश किया है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चे, देखिए आईफोन की बात कर लेते हैं। तो आईफोन एप्पल नाम की कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एप्पल नाम की कंपनी का एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी जो असेंबलिंग होती है वो भारत में फिलहाल हो रही है। असेंबलिंग एप्पल खुद नहीं करता, एप्पल जो है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है, और ये भारत में आईफोन की असेंबलिंग करती है। जी हाँ, असेंबल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगहों से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद अभी आईफोन जो 14 है उस पर मेड इन इंडिया का टैग जरूर लगा है। ठीक है, आपको मैं ये जरूर बता दूं कि आईफोन पे हमारे पास आईफोन 14 पे मेड इन इंडिया का टैग जरूर लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंपोनेंट्स का भारत में बनाया जाना बाकी है। मतलब कि अभी भी काफी सारे कंपोनेंट्स जो है, मैक्सिमम कंपोनेंट्स वो इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, लेकिन एक अच्छा साइन क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और मोबाइल फोन सेक्टर पिछले कुछ समय में बूस्ट हुआ है, जिसके दो बड़े कारण है। एक तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीएलआई स्कीम, जो बहुत सारे सेक्टर्स में पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, और उसका असर अब हाल ही के दिनों में दिखना भी शुरू हो चुका है। साथ ही हमारे पास इसके अलावा हमारे पास फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया है सेलुलर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए, ताकि टैक्स रिलीफ दी जा सके और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन एनकरेज की जा सके। फॉरेन कंपनीज को भारत में आने के लिए कहीं ना कहीं एक लालच दिखाई दे और वो भारत में आए और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाए। अब यहाँ पर एटीएमपी यूनिट्स के लिए भी हमारे पास ये पीएलआई स्कीम है। तो एटीएमपी का मतलब है असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो प्रोडक्शन है भारत में वो बढ़ाने के ऊपर पूरा पूरा जोर दिया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं भारत में जो एक सेगमेंट है, भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, उसको और ऊपर उठाया जाए। अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत एक अच्छी हो चुकी है। अगर इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहे तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एलईडी पैनल्स और सेमीकंडक्टर बनाने की बात भी चल रही है कि गुजरात में हमारे पास सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, और हमारे पास कई सारी जो इनिशिएटिव्स है रिसेंटली लिए गए हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले 10 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल जाएगा, अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा और अच्छे से काम करती रही और इसी तरह से सिस्टम आगे बढ़ता रहा तो। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। हाँ जी, किस इंडस्ट्री को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज का टाइटल दिया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। देखो, पहली बात तो बच्चे, इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है भारत के लिए कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको बताओ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो कोर इंडस्ट्रीज भारत के में कितनी कोर इंडस्ट्रीज है? टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज है। भारत में टोटल कितनी कोर इंडस्ट्रीज है? देयर आर टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। लेकिन यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग है, पूछा गया है कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, तो ये कंसीडर किया जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, क्योंकि जब आयरन और स्टील आपके पास अवेलेबल होगा तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी रिलीफ हो जाती है, उनके लिए हेल्प हो जाती है कि अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। ठीक है, क्योंकि बॉयलर्स की बहुत डिमांड होती है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स लगते हैं, और इन बॉयलर्स के लिए आपको हाई क्वालिटी स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और भी कई तरह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए आयरन इंडस्ट्री को हमारे पास मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अब भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। आपको पता होगा कि जमशेदजी टाटा, इन्होंने भारत में हमारे पास शुरुआत की थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर का नाम पड़ा, इसीलिए ही इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर या फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये कहा जाता है हमारे पास जमशेदजी टाटा को। आई गेस रीजन आप समझ गए होंगे कि ही इज द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी बिग लेवल फॉर इंडिया। ठीक है, तो हाँ जी, और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल है, तो हमारे पास आयरन ही है, कोल की बहुत बड़े लेवल पर कंजप्शन होती है। कोल कंजप्शन जो है वो भी बहुत बड़े लेवल पर होती है इस इंडस्ट्री में, जब मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करता हूं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो कारखाने हैं वो हमारे पास वहीं अवेलेबल हैं जहां रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी आसान रहे। अच्छा, अगर ये सवाल आ जाए कि कोल का सबसे बड़ा कंजप्शन भारत का कौन सा सेक्टर करता है, ये भी याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन सा सेक्टर भारत में कोल की सबसे ज्यादा कंजप्शन करता है, तो आंसर रहेगा मेरे पास द सेक्टर थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे पास जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स है, वो सबसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़े लेवल पर कोल की जो कंजप्शन है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज। अभी हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात ही कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन में देखिए ध्यान से समझिएगा, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जा रहा है। अब पहली स्टेटमेंट जो इसके बारे में दी गई है, इट्स अ मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, इट इज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। तो दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। अब सवाल ही उठता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
तो आपको मैं बता दूं कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे पास बन जाता है ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। द मंथली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स मेजरिंग द मंथली चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखिए ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आती हैं, तो हम इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट यूज करते हैं, ट्रिपल सी फ्रेंड्स। आप अपना भी कोई ट्रिक या शॉर्टकट बना सकते हैं। ट्रिपल सी मतलब सीमेंट, कोल, हमारे पास क्रूड ऑयल, ये ट्रिपल सी। फिर हमारे पास फर्टिलाइजर्स है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, ई फॉर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, एन फॉर हमारे पास नेचुरल गैस है, एस फॉर हमारे पास स्टील है। तो ये ट्रिपल सी फ्रेंड्स के थ्रू हम इसको याद रख लेते हैं। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ये देश की नब्ज की तरह होती है। जैसे डॉक्टर जो है आपकी नब्ज देखकर बता देता है कुछ गड़बड़ चल रहा है या नहीं। सब कुछ तो नहीं बता पाएगा लेकिन काफी हद तक नब्ज देखकर बता देता है। तो यहां भी ये समझ लो कि ये नब्ज की तरह है। अगर ये इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब देश में काफी कुछ स्टेबलाइज्ड है। तो अगर इनकी प्रोडक्शन गिरती है तो इसका मतलब कंट्री में जो सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो इनका हर महीने का जो आउटपुट है उसके अंदर कितना बदलाव हो रहा है, कितना नहीं, कितना ऊपर जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, वो सब हमारे पास चेक किया जाता है। हाँ जी, किसके द्वारा? वो सब हमारे पास किसके द्वारा चेक किया जाता है? वो है बाय द मंथली इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। बाय द मंथली इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। और इसको कंपाइल कौन करता है? कंपाइल और रिलीज कौन करता है? बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है पॉइजन पिल। अभी हमारे पास न्यूज में सुनने को मिला था, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दूं कि पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है हमारे पास एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। अभी हुआ क्या था कि एलोन मस्क जो वर्ल्ड के सबसे इस समय रिचेस्ट पर्सन है, विजनरी है और वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ही वांट्स टू एक्वायर ट्विटर। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी पकड़ होनी चाहिए। हालांकि आपको पता होगा एलोन मस्क की बहुत सारी कंपनीज है, लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपनीज में से अगर मैं बात करूं, स्पेस एक्स उनकी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी में से एक है। इसके अलावा टेस्ला मोटर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए फेमस है। स्पेस एक्स आपको पता होगा कि फाल्कन 9 नाम का रीयूजेबल रॉकेट यूज करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लिस्ट इनकी काफी, मतलब इनकी जो कंपनीज की लिस्ट है उसमें अगर हम बोरिंग कंपनी की बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, और भी कई सारी कंपनीज है, लेकिन ये 2 मेन कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एलन मस्क जो है पूरे वर्ल्ड पे एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। पैसा इनके पास बहुत सारा है। अब ये ट्विटर को एक्वायर करना चाहते थे, तो ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, तो उन्होंने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का यूज किया ताकि वो एक्विजिशन को ब्लॉक कर सके। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो अभी जो शेयर होल्डर्स हैं, वो किसी नए शेयर होल्डर को या किसी नए व्यक्ति को कंपनी के एक्विजिशन करने से रोक सकते हैं। तो इसको बोला जाता है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। तो बाद में ये काफी कंट्रोवर्सी में भी ये चीज आ गई थी, क्योंकि एलन मस्क ने एक बार कंफर्म ही कर दिया था कि हमारे पास जो है कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। फिर बाद में कुछ इश्यूज हुए और फाइनली अभी तक एक्विजिशन नहीं हो पाई। ट्विटर के सीईओ आपको पता होगा पराग अग्रवाल है, इंडियन ओरिजिन से हैं। नहीं पता तो प्लीज याद जरूर रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट। पराग अग्रवाल, ठीक है, सीईओ ऑफ ट्विटर। हाँ जी, क्लियर। तो इंडियंस आईटी इंडस्ट्री में हर जगह जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए आईटी सेक्टर ने, देखिए ध्यान से सुनेगा, आईटी सेक्टर ने विश्व पे भारतीयों को अलग पहचान दिलाई है। और ये जो एक इंडियंस को इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट मानने जाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। आईटी ने इंडियन मिडिल क्लास को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अब्रॉड सेटल हो पाए, एक अच्छी लाइफ जी पाए, ठीक है। और इंडिया में भी अगर वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आईटी इंजीनियर इंडिया में भी काम कर रहा है, तो मिडिल क्लास से वो थोड़ा ऊपर उठ पाए। तो आईटी ने इंडिया को अपार संभावनाएं दी हैं। भारत की सनराइज इंडस्ट्री आईटी सेक्टर को कंसीडर किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारे पास कौन सा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोबिन टैक्स इनिशियली सजेस्टेड बाय जेम्स टोबिन, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो टोबिन टैक्स है वो इनिशियली किसने बताया था हमारे पास? जेम्स टोबिन ने बताया था। वाज ऑन अ टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर ये टैक्स टोबिन टैक्स लगाया जाता है? तो प्रॉपर्टी टैक्स, करेंसी, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, करेंसी ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन या ऑल ऑफ द, सब पे लगता है। तो करेक्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करेंसी ट्रांजैक्शन। लेकिन कई बार बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं। तो होता क्या था बच्चों, हमारे पास कुछ लोग क्या करते थे, करेंसी की सेल परचेज करना बहुत ज्यादा
वो हमारे पास जारी रखते थे। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है वो हमारे पास उसमें ट्रेडिंग होती है, और आपकी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है डॉलर के मुकाबले। कभी इंडियन करेंसी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी। अभी तो हाल ही के दिनों में खैर इंडियन रुपया जो है लगातार गिर रहा है, डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कि अगर हम हाल ही का ट्रेंड देखें। इसको लेकर निर्मला सीतारमण जी का एक बयान बहुत फेमस हुआ और लोगों ने काफी मीम भी बनाया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा मीम भी बनाए गए कि लाइक अगर क्रिकेट मैच है तो इंडिया क्या बोलता है कि हम मैच नहीं हारे, सामने वाली टीम जीत गई। तो ऐसे कई सारे मीम्स देखने को मिले। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज का फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं कि जैसे ही वो देखते हैं कि उनके पास करेंसी अवेलेबल है, उनके पास मौका है करेंसी को बेचकर पैसा कमाने का, तो वो लगातार ट्रेडिंग करते रहते हैं, करेंसी को बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, और खरीद बेचकर ही काफी ज्यादा मुनाफा कमा लेते थे। पुराने समय में कमा लेते थे। अब तो खैर वो उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन काफी आ गए हैं। तो जब वो ऐसा करते थे तो कहीं ना कहीं जो करेंसी की एक जो स्टेबलाइजेशन है उसको भी खतरा पैदा हो जाता था। तो यहां पर एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे जेम्स टोबिन, जिनको आगे चलकर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला। तो सवाल यहां पर उठा कि इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि जब भी करेंसी ट्रांजेक्शन हो, जब भी इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन हो, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है और गवर्नमेंट क्या करे उसके ऊपर टैक्स ले, और दैट टैक्स नोन टू बी द टोबिन टैक्स सब्जेक्टेड टू करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप याद रखिएगा ये रूपी का जो सिंबल है वो किसने दिया था, डी उदय कुमार ने। हाँ जी, ये भी एक चीज याद रखिएगा कि जो इंडियन रूपी का सिंबल है वो हमने एक कंपटीशन के थ्रू अटेन किया था। आरबीआई ने इसके लिए एक ओपन कंपटीशन रखा था और ये कंपटीशन में जो विनर रहे थे वो थे डी उदय कुमार, और इन्हीं का दिया सिंबल जो है रूपी के सिंबल के रूप में आज हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक साइंसेज में इनको नोबेल प्राइज भी बाद में मिला था, और कहीं ना कहीं ये करेंसी की मैनिपुलेशन को लेकर जो आवाज उठा रहे थे उसको देखते हुए टोबिन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हाँ जी, क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल, इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखो, अभी कुछ दिनों पहले ही नोबेल प्राइज दिए गए हैं। अब यहां पूछा गया है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कौन से ईयर में मिला था। 1998 करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कुछ एडिशनल पॉइंट्स। अमर्त्य सेन की जब मैं बात करता हूं, एक बहुत ही फेमस हमारे भारत के इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। इनका जो काम था वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में था, जिनके चलते इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला इन इकोनॉमिक्स। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होगा, कोई ना कोई ऐसी टीम होगी जो सिलेक्ट करती होगी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिले। ऑल्दो ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स सबसे लेटर स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे बाद में जो नोबेल पुरस्कार इंट्रोड्यूस किया गया था वो था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब ये सवाल पैदा हो जाता है, क्वेश्चन उठता है, ध्यान सुनिएगा, कि हमारे पास ये सिलेक्ट कौन करता है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा। तो ये सिलेक्ट किया जाता है बाय द सेवर्जिस रिक्सबैंक। ये हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है, ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में है आरबीआई। तो इस एंटिटी द्वारा, सेवर्जिस रिक्सबैंक द्वारा सिलेक्ट किया जाता है विनर का नाम। हाँ जी, क्लियर। ये सिलेक्ट करता है कि नोबेल प्राइज का विनर कौन रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि इस बार का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है। तो ये सिलेक्ट करता है हमारे पास विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। 1999 में इनको मिला था हमारे पास भारत रत्न। भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो नोबेल प्राइज भी नहीं मिला था और अगले साल इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जो वर्क था वो था हमारे पास इन, हाँ जी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लोगों की भलाई को लेकर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लेकर। एक चीज हाँ, एक चीज और मैं यहां पर एड ऑन कर दूं, हमारे पास गरीबी को हमारे पास मापने के लिए एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ठीक है, और एक हमारे पास कि देश में लोगों की हालत कैसी है, देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको डेवलप करने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो है महबूबुल हक। ठीक है, महबूबुल हक जो कि पाकिस्तानी के इकोनॉमिस्ट है, और इनका साथ दिया था किसने, हमारे पास अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने मिलकर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला तैयार किया था, जिसको आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है। तो आई गेस आप यहाँ पे सारे पॉइंट जो हैं अमर्त्य सेन को लेकर समझ गए होंगे, ठीक है। ही इज वन ऑफ द फॉर्मर प्रोफेसर एट द ट्रिनिटी कॉलेज, ओके, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये सारे सवाल जो थे आई गेस यहाँ पर आपको इन चीजों को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है उनकी बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है, आरआरबी वाज फर्स्ट सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। द इक्विटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड बाय द स्पॉन्सर बैंक इज 50%। अब चलिए पहले तो बात करते हैं ग्रामीण बैंक की। देखिए जब भी ग्रामीण बैंकों की बात होती है तो ग्रामीण बैंकों को क्यों स्थापित किया गया, रीजन क्या था, क्या इनका औचित्य था, तो पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वित्तीय समावेश। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आसान शब्दों में फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या, टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एट अफोर्डेबल कॉस्ट। टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एट अफोर्डेबल कोस्ट। वित्तीय सेवाएं हर एक भारतीय को प्रदान करना अफोर्डेबल कोस्ट पे, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारे पास सभी को वित्तीय सेवाएं मिल सके तो उसके लिए ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने की रिकमेंडेशन नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने ही दी थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें क्या स्पॉन्सर बैंक की इक्विटी 50% होती है? नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली 1975 में क्या होता है कि हमारे पास देश का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक। देश का पहला ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक। और ये जो प्रथम ग्रामीण बैंक था बच्चों, ये हमारे पास नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था। कौन थे नरसिम्हन? ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर एंड ही इज नोन टू बी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इस नाम से इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इनका रोल बहुत ही क्रिटिकल रहा है भारत के बैंकिंग सिस्टम के सुधार को लेकर। तो इनकी रिकमेंडेशन पर 1975 में पहला देश का ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश हुआ, जिसका नाम ही प्रथम ग्रामीण बैंक था, जो यूपी में एस्टेब्लिश हुआ। अब जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें जो शेयर होल्डिंग होती है, जो हिस्सेदारी होती है, वो फिक्स है। चाहे कोई भी ग्रामीण बैंक हो, चाहे पंजाब में ग्रामीण बैंक हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो। तो ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डिंग कैसे होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, उसकी हिस्सेदारी हमेशा होती है 50%। कितनी होती है? 50%, 50%। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे पंजाब में अगर कोई ग्रामीण बैंक है तो पंजाब सरकार की हिस्सेदारी उसमें कितनी होगी? 15%, 15%। अब सवाल ये उठता है कि वे बाकी की जो 35% हिस्सेदारी है वो किसकी होगी? तो वो होगी स्पॉन्सर बैंक की। वो किसकी होगी? वो होगी स्पॉन्सर बैंक की। और स्पॉन्सर बैंक बच्चे हमेशा याद रखेगा एक पब्लिक सेक्टर बैंक ही होगा, सरकारी बैंक होगा, कभी भी प्राइवेट बैंक नहीं हो सकता, जिसकी हिस्सेदारी रहेगी 35%। जिसकी हिस्सेदारी रहेगी 35%। तो यहां पर अगर हम बात करें, स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी लिखी हुई है 50%, जो गलत है क्योंकि उसकी हिस्सेदारी होती है 35%। तो ये कंसेप्ट जो है वो सभी हमारे पास ग्रामीण बैंकों में फॉलो किया जाता है। सभी ग्रामीण बैंक जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सभी ग्रामीण बैंकों में जो हमारे पास शेयर होल्डिंग रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक होगा 35%। तो ये सब में हमारे पास शेयर होल्डिंग सेम रहेगी। ओके, और तो वही चीज यहां पर फिर से बताई गई है। ठीक है, और इसके लिए जो एक्ट लगता है आरआरबी एक्ट 1976। ठीक है, तो रेशो जो रहेगी दैट इज 50%, 15% एंड 35%। तो ये रेशो जो है वो हमारे पास इस प्रकार से फिक्स की गई है। हाँ जी, क्लियर। तो रेशो जो है आप याद रखिएगा, रेशो हमारे पास कुछ इस प्रकार से चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली पब्लिश द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप। तो हमारे पास सवाल पूछा गया है कि किस बैंक ने हमारे पास रिपोर्ट रिसर्च पब्लिश की थी इकोरैप के नाम से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो अब देखो, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारे पास एलिमिनेट आपको ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए, क्योंकि जनरली इस तरह की जो रिपोर्ट होती है वो प्राइवेट बैंक पब्लिश नहीं करते। करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इकोरैप नाम से हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 में वो बताई गई 7.9%। ठीक है,
और अगर हम बात करें कोविड के चलते ये जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ चेंजेस जो थे वो किए गए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप याद रखेंगे कि हमारे पास ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ओल्ड नेम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री आर डिफाइंड एज दोज फार्मर हु ओन द लैंड। हाँ जी, स्मॉल फार्मर्स की डेफिनेशन पूछी गई है। एक सिंपल सा सवाल हमारे पास यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखो, वैसे तो जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट स्मॉल फार्मर्स को लेकर, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब भी बात हो स्मॉल फार्मर्स को लेकर, तो स्मॉल और जो हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो गवर्नमेंट ने सेट किया होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 2 हेक्टेयर वाले फार्मर्स को हम स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में रखते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ एकड़ यूज नहीं किया गया, यहाँ पर हेक्टेयर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। तो इन इंडिया स्मॉल फार्मर्स मींस फार्मर कल्टिवेटिंग और ओनर ऑफ द टीनेंट और शेयर क्रॉपर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर। मतलब कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, यानी कि लगभग लगभग 5 एकड़ जमीन तक। ठीक है। अगर मार्जिनल फार्मर की बात करें तो मार्जिनल फार्मर कौन होंगे? जो कल्टीवेट कर रहे हैं 1 हेक्टेयर तक, यानी कि 2.5 एकड़ ऑफ लैंड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फार्मर्स की हेल्प करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, और इसमें जैसे हमारे पास 2 तरह की सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर को। फार्मर को 2 तरह की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक तो होती है डायरेक्ट सब्सिडी, एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट सब्सिडी। एक डायरेक्ट सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी। जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सब्सिडी की, तो डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है हमारे पास? डायरेक्ट सब्सिडी बच्चे वो होती है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, यूरिया, उस सब पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है और रेट रिड्यूस हो जाता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है? जैसे जब सरकार हमारे पास लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ कर दे किसान का, या सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे। अब ये चीज आपको यहां पर मैं समझाना चाहता था, सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद बियर करती है। ठीक है, तो जब इस तरह का बेनिफिट किसान को दिया जाता है तो यह है इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो 2 तरह की सब्सिडीज किसान को दी जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कहीं ना कहीं देखो, किसान को जब भी कोई हेल्प की जाती है तो किसान की हेल्प नहीं होती, वो पूरे देश की हेल्प होती है, क्योंकि उससे जो फूड ग्रेन है वो पूरे भारत में आपको सस्ते होते दिखाई देंगे। और उससे क्या होगा कि जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो देश में अभी भी हमारे पास जो वीकर सेक्शन है, अभी भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही के दिनों में हमारे पास रिपोर्ट आई है किसकी? हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, यूएनडीपी की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट रिलीज करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पुअर आपको कहां देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन इंडिया में ही है बच्चे, अभी भी। सेकंड नंबर पे नाइजीरिया। तो अभी भी मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन भारत में है। लेकिन ऑल्दो इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 41 करोड़ लोगों को, लगभग 41 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाने की जरूरत है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं आप किस चीज को लेकर बात कर रहा था। थोड़ी चीजें जो एक बात और याद रखना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लिया करो। जैसे अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई, उससे पहले हमारे पास रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर हम स्पेशल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। कहीं ना कहीं उनसे जो डिटेल टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके। तो आपको मैं जाने से पहले बता दूं कि हमारी कई सारी सीरीज ऑनगोइंग है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर, वीडियो, PSSB और सीनियर असिस्टेंट के पेपर को अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए एक 50 डेज का क्रैश कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो शुरू होगा हमारे पास कब? 3 नवंबर 2022 से। तो 3 नवंबर 2022 से हमारा एक क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि
प्रिपरेशन में कुछ कमी है, थोड़ा बहुत आप और इंप्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑनगोइंग है। अगर आपने प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कर ली है, सब कुछ आपको आता है, तो टेस्ट सीरीज से आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कहां कहां लैग कर रहे हैं, तो ताकि पेपर में वो गलतियां ना हो। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।